हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिया में आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर लिटरेचर एंड लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर करेंगे और वो है आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय अरुंधति रॉय। इस चैप्टर के नाम में देखो क्या है कि क्या जो डैम्स हैं वो मंदिर है हमारे मॉडर्न इंडिया के, और ये चैप्टर किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स हो सकते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के? अब ये तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से ही पता चलेगा, पर उससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ऑथर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ये जो चैप्टर है आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट होता है एक स्मॉल पार्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट। ये एक छोटा सा पार्ट है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई एक किताब का, जिसका नाम था द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। अब ये जो उनकी बुक थी, ये बुक इनके व्यूज़ से रिलेटेड थी। जो इनके व्यूज़ थे क्रिटिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, उनके एक्शंस के रिगार्डिंग, और जो उनका अफेक्ट था एनवायरनमेंट के ऊपर, पुअर पीपल के ऊपर और डिस्पोज्ड यानी बेदखल लोगों के ऊपर। ये जो द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये जो किताब थी अरुंधति रॉय की, जो कि उन्होंने 1961 में लिखी थी, ये उस बुक में से एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा उसका पार्ट लेकर यहाँ पर हमारे सामने रख दिया गया है, एक ऐसे सा लाकर हमारे सामने रख दिया है। और ये जो बुक थी अरुंधति रॉय द्वारा जो लिखी गई थी, इसमें उन्होंने अपने व्यूज़ लिखे थे, यानी उनके जितने भी व्यूज़ थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से रिगार्डिंग, उनके एक्शंस से रिगार्डिंग, उनके जो है उन पॉलिसीज़ के, उन एक्शंस का जो अफेक्ट क्या पड़ा था पुअर पीपल के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर जो उनका क्या इफेक्ट पड़ा था, वो सब कुछ इसमें है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रॉय अचीव्ड लिटरेरी फेम एंड रिकॉग्निशन with the publication of her first and the only novel The God of Small Things। अब जो अरुंधति रॉय थी, उन्होंने अचीव करा था लिटरेरी फेम, यानी बहुत ज़्यादा फेम, जो बिल्कुल लिटरली कह देते हैं ना कि उन्हें उनकी जो है सक्सेस का, उनके नाम का कारण और उनके रिकॉग्निशन का, यानी सोसाइटी में उनके नाम का कारण, लिटरेचर में उनके नाम का कारण उनका एक नॉवल बना था। पब्लिशन जो है उनके नावल का, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और ओनली नॉवल, यानी अरुंधति रॉय का पहला नॉवल और आखिरी नॉवल। ठीक है, मतलब कि अरुंधति रॉय ने सिर्फ एक ही नॉवल लिखा था, वो ही उनका पहला नॉवल था और वो ही उनका एकमात्र नॉवल था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस नॉवल की वजह से जब इस नॉवल का पब्लिशन हुआ तो अरुंधति रॉय को लिटरेरी फेम और रिकॉग्निशन मिली, लिटरेचर में भी और सोसाइटी में भी। दिस नॉवल won the Booker Prize in 1997 and was listed on the New York Times Notable Books of the Year। और ये जो नोवेल था अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसने जीता था बुकर प्राइज़ 1997 में। बुकर प्राइज़ यानी एक प्राइज़ होता है लिटरेचर में, किसी भी, जब हम कोई भी नोवेल या फिर कुछ भी बुक कोई भी पब्लिश करता है राइटर, तो उसको बुकर प्राइज़ यानी उस बुक को सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने पर, सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा उसकी मांग किए जाने पर, उसे पढ़े जाने पर, उसे पसंद किए जाने पर वे बुकर प्राइज़ हम लोगों को, उस पब्लिशर को मिलता है। और ये जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो नोवेल था, उससे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, न्यूयॉर्क टाइम्स पता है ना, यूएसए का जो है एक नेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें भी डाला गया था उसकी नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर, यानी उस साल की नोटेबल बुक्स में। यानी कितनी ज़्यादा इस बुक ने जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। शी इज़ ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द लेनन्स Foundation's Cultural Freedom Award for her work in civil societies that are adversely affected by the world's most powerful governments and corporations। अब रिसिपिएंट होता है प्राप्तकर्ता। रिसिपिएंट क्या होता है? ये जो रिसिपिएंट है इसका मतलब है प्राप्त करता। इसका मतलब क्या है? प्राप्त करता। अब जो हमारी अरुंधति रॉय जो हमारी ऑथर थी, उन्हें वो रिसिपिएंट थी, किस चीज़ की प्राप्त करता थी? जो लेनिन फाउंडेशन है कल्चरल फ्रीडम अवार्ड की। और ये उन्हें किस वजह से मिला था? ये जो अवार्ड था हमारी
अब जो हमारी ये ऑथर थी, इन्हें क्या मिला था? लेनिन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड मिला था। रिसिपेंट होता है, मैंने बता दिया था, प्राप्तकर्ता को हम रिसिपेंट कहते हैं। कि अब ये जो हमारी ऑथर थी, ये प्राप्त करता थी, किस चीज़ की प्राप्त करता थी? इन्हें लेनिन फाउंडेशन द्वारा कल्चरल फ्रीडम अवार्ड मिला था। यानी जो लेनिन फाउंडेशन का कल्चरल फ्रीडम अवार्ड था, उनकी ये प्राप्त करता थी। क्यों थी? क्योंकि इन्होंने सिविल सोसाइटीज़ में, क्योंकि इन्होंने काम करा था सिविल सोसाइटीज़ के लिए, जो कि एडवर्सली यानी बहुत बुरे तरीके से, एडवर्सली यानी बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से ये क्या थी? अफेक्टेड थी। वो सोसाइटीज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण, पावरफुल गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के कारण, उनके एक्शंस के कारण, उनकी पॉलिसीज़ के कारण बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड थी। ऑल्सो इन्हें सिडले पीस प्राइज़ भी मिला था उनके कैंपेन्स के लिए, यानी उनके कैंपेन्स यानी उनकी मूवमेंट्स के लिए, जो कि उन्होंने चलाई थी ह्यूमन राइट्स के लिए और उनकी एडवोकेसी के लिए। यानी उन्होंने जो सिडले पीस प्राइज़ था, वो उन्हें 2 कारणों से मिला था। फर्स्ट कारण जो था, वो उनके कैंपेन्स थे, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने लगाए थे। कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स हर इंसान का जो है वो अधिकार होता है। दूसरा उनका रीज़न था कि उन्होंने नॉन वायलेंस के खिलाफ एडवोकेसी करी थी। एडवोकेसी यानी वकालत, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी ये जो ऑथर थी, उन्हें 2 प्राइजेस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए। पहला कौन सा था? लेनिन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड, जो कि उन्हें उनके वर्क के लिए मिला था उन सिविल सोसाइटीज़ में जिनके ऊपर पावरफुल गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस की वजह से जो एडवर्सली अफेक्टेड सोसाइटीज़ थी। दूसरा उन्हें सिडले पीस प्राइज़ उनकी कैंपेन्स के कारण मिला था। यानी उनके 2 रीज़न के कारण मिला था। जो सिडले पीस प्राइज़ था, उन्हें 2 रीज़न्स के कारण मिला था। फर्स्ट रीज़न जो था उनका, वो ये था कि उन्होंने कैंपेन्स लगाई थी, उन्होंने मूवमेंट्स चलाई थी ह्यूमन राइट्स के लिए। और दूसरा, उन्होंने नॉन वायलेंस के लिए वकालत की थी, नॉन वायलेंस के लिए भी एडवोकेसी की थी। उसके लिए भी उन्होंने जो है लोगों को जागृत किया था, नॉन वायलेंस के खिलाफ उन्होंने वो सब कुछ किया था। अब रॉय इज़ अ रिनाउंड एंड कमिटेड सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड राइटर। अब जो हमारी जो ऑथर थी अरुंधति रॉय, ये जो है ये एक रिनाउंड और कमिटेड सोशल और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और राइटर थी। यानी रिनाउंड यानी जानी माने, और कमिटेड यानी इनका डिटर्मिन्ड थी कि इन्होंने सोशल और एनवायरमेंट के लिए काम करना ही करना है। और ये सोशल और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तो थी ही, साथ में ही ये एक राइटर भी थी जो इन टॉपिक्स पे लिखा करती थी। शी इज़ ऑल्सो रिलेंटनेस, क्या थी? एक रिलेंटनेस क्रिटिक थी। रिलेंटनेस होता है दयाहीन, रिलेंटनेस क्या होता है? दयाहीन। यानी ये एक दयाहीन क्रिटिक थी, एक दयाहीन विरोधी थी गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ और एक्शंस के खिलाफ जो कि एनवायरनमेंट को, पुअर पीपल को और डिस्पोज्ड होता है बेदखल पीपल, बेदखल जो लोग होते हैं ना, जिनके पास कोई रहने वगैरह की जगह नहीं होती, उनके लिए, ठीक है। अब हमारी जो अरुंधति रॉय थी, वो एक रिनाउंड और कमिटेड सोशल और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी और राइटर भी थी। ऑल्सो ये एक रिलेंटनेस क्रिटिक थी, यानी एक दयाहीन विरोधी थी उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की और एक्शंस की जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है या तो एनवायरनमेंट पे, या पुअर पीपल पे, या फिर डिस्पोज्ड पीपल पे। और ये जितने भी उनके व्यूज़ थे, इन व्यूज़ पे, इन टॉपिक्स पे उनके जो व्यूज़ थे, ठीक है, उन्होंने एक्सप्रेशन फाउंड करे, यानी उन्होंने अपनी जगह पाई जो बुक थी अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस में। यानी जो हमने अभी ऊपर बुक पढ़ी थी कि ये जो चैप्टर है, ये एक एक्सेप्ट है, यानी एक ऐसे है, एक छोटा सा पार्ट है अरुंधति रॉय की बुक का, जो कि 1961 में लिखी गई थी, या फिर ये कह लो कि पब्लिश की गई थी, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस में। और इस बुक के अंदर क्या क्या था? इस बुक के अंदर उनके व्यूज़ थे, किस टॉपिक्स पे व्यूज़ थे? एनवायरनमेंट एंड सोशल, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एक्शंस, उनके अफेक्ट पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, उन सिविल सोसाइटीज़ पे एडवर्सली अफेक्टेड जो थी वो,
पावरफुल गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस की वजह से, ठीक है। ये सब जो व्यूज़ थे उनकी एडवोकेसी नॉन वायलेंस के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए कंपेन्स, ये सारे जो चीज़ें थी, ये सारे जो व्यूज़ थे उनके, जो कि इन टॉपिक्स पे थे, उन्होंने एक्सप्रेशन फाउंड करा, यानी उन्होंने अपनी जगह पाई। एक्सप्रेशन यहाँ पे जगह पाना, उन्होंने अपनी जगह पाई इस बुक में। और इस बुक का नाम क्या था? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। जिसके लिए और इस बुक को लिखने के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड 2006 में। लेकिन रॉय ने, यानी जो अरुंधति रॉय थे, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया अवार्ड को लेने से। क्यों कर दिया? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ। ये जो बुक थी द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, इसको लिखने के लिए हमारी जो राइटर थी उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2006 में। लेकिन अरुंधति रॉय ने उस अवार्ड को लेने से मना कर दिया था, क्योंकि ये एक सोशल और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक राइटर भी थी, और अपने इसी नेचर की वजह से इन्होंने वो अवार्ड लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि इन्हें गवाया नहीं थी। Alright, so this is all about the author and the essay, and let's begin with the chapter. In the 50 years since independence, after Nehru's famous speech, "Dams are the temples of modern India," one he grew to regret in his own lifetime. यानी जब आज़ादी के 50 साल हो चुके थे, आज़ादी को 50 साल हुए थे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी के 50 साल के अंदर अंदर ही जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने एक फ़ेमस स्पीच दी थी, यानी उन्होंने एक स्पीच दी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है, सो याद कर लेना प्लीज़। और जो मैंने आपको ऑथर के बारे में बताया, इस ऐसे के बारे में जो हमने अभी भी इंट्रोडक्शन करा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, सो उसको भी ज़रूर पढ़ लेना। उसको ये मत सोचना कि भाई ये तो वैसे ही करवा दिया गया है, वो वैसे ही नहीं करवाया गया है। उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वो इसलिए ही करवाया गया है। ऑलराइट, सो अब हम इसको कर लेते हैं। यानी आज़ादी के 50 सालों के अंदर अंदर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी जिसका नाम था डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। के जो डैम्स हैं, वो टेम्पल्स हैं, वो मंदिर हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के। और इस स्पीच को देने के बाद, ये स्पीच वैसे तो बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, लेकिन इस स्पीच को देने के बाद ही उन्हें अपनी लाइफ टाइम में, यानी जब तक वो ज़िंदा रहे, उन्हें अपनी लाइफ टाइम में इसके लिए सॉरी होना पड़ा। इसके लिए लोगों से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। इस स्पीच को देने के लिए उन्हें अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेटफुल फील हुआ। क्यों हुआ, उसके रीजंस हम आगे पढ़ेंगे। His foot soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fervor. ठीक है, और जैसे ही देखो, अब हम सब लोगों को पता है कि डैम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने डैम्स के एडवांटेजेस होते हैं उससे ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब देखो, डैम्स बनाए, पानी स्टोर हुआ। तुम यहाँ से लगा के चलो ना कि यार देखो, हमने डैम्स बनाया, मान लो यहाँ पे डैम्स बने, जितना भी पानी था वो इसमें आया। लेकिन डैम्स क्या होते हैं? बहुत लार्ज भी डैम्स होते हैं, स्मॉल भी डैम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, जो वेजिटेशन यहाँ पे होती है, उसको ख़राब होते, वो ख़राब होती है। हाँ, हालांकि चलो पहले हम एक एक चीज़ से कवर करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करते तुम्हें। देखो, मान लो ये एक डैम बनाया गया है इधर, ये एरिया था, यहाँ पे पहले लोग रह रहे थे। यहाँ पे अब आया डैम का प्रोजेक्ट, यहाँ पर आया तो उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे जाना पड़ा, इस दूसरे प्लेस पे जाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे डैम बना दिया गया, जो वेजिटेशन कवर थी, फर्टिलिटी थी सॉइल की, सारी बेकार हो गई, वेजिटेशन बेकार हो गई। यहाँ के लोगों को बेघर होकर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ थी, जिस हैबिटेशन के साथ, जिस एनवायरनमेंट के साथ वो लोग फैमिलियर थे, वो फैमिलियर इस एनवायरनमेंट के साथ वो लोग नहीं रहे। फर्स्ट तो ये कि पॉपुलेशन माइग्रेशन लार्ज नंबर पे हो रहा है। दूसरा, जो भी रिवर यहाँ पे आ रही है उसका पानी इसमें स्टोर हो रहा है। अब यहाँ से पानी जाएगा, मान लो कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कि कभी बारिश ज़्यादा हो गई
और उस बारिश की वजह से क्या हुआ, डैम्स बिल्कुल ऊपर तक भर गई। इन्होंने गेट खोल दिए डैम्स के, पानी यहाँ से बह बह के निकल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आसपास के जितने भी गांव थे, यहाँ पे जो भी विलेजेस थे, उन सब में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। ये हुआ, ठीक है। यानी उन लोगों को शिफ्ट करा तो उसके आसपास जितने भी इलाके थे उनमें भी बाढ़ आ गई। अब मान लो ये डैम्स बना, अब देखो गाइस, हमने क्या करा था, देखो ये डैम था, यहाँ पे पानी स्टोर हुआ, ये उसके आसपास का एरिया था। इस पार्ट में मानो ज़्यादा पानी वाली ग्रो होती है क्रॉप्स, इसमें कम वाली होती है, इसमें बिल्कुल कम वाली होती है और इसमें मीडियम वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ से पानी जाएगा, इसमें ज़्यादा जाएगा। मान लो यहाँ पे किसी को जो क्रॉप है वो ग्रो करनी है जिसमें कम पानी यूज़ होता, लेकिन पानी तो यहाँ पे ज़्यादा जाएगा, वो भले ही उसमें से कम पानी यूज़ करो, उसे पे तो उतना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डैम से पानी तो वहाँ उस जगह पे इतना ही जा रहा है ना। मान लो इधर कम पानी वाली ग्रो होती है, इधर किसी ने ग्रो कर लिया ऐसी क्रॉप जिसमें थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अब वो उसे एक्स्ट्रा पानी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल कम पानी आ रहा है। यहाँ पे मान लो किसी ने ग्रो कर ली क्रॉप जिसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, लेकिन ये उसे भी एक्स्ट्रा पानी नहीं दे रहे हैं। अगर वो एक्स्ट्रा पानी की डिमांड कर रहा है तो वो उसको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। यहाँ पे मीडियम पानी वाली ग्रो करती हैं, यहाँ पे उसे मीडियम पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे जिस बंदे को किसी ने कम पानी वाली क्रॉप्स ग्रो करनी है, उसे भी उतना ही चार्ज करना पड़ेगा, उतनी ही पेमेंट देनी पड़ेगी। अभी तो है नहीं कि उसका पानी कम कर देगा, उसे पानी तो उतना ही देगा ना। अब मान लो किसी ने ज़्यादा पानी वाली क्रॉप्स ग्रो करनी है कि भाई मैं ज़्यादा पानी वाली क्रॉप्स ग्रो कर लूँगा, लेकिन नहीं, उसे भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे पा रहा, तो ये सब कुछ डिसबैलेंसेस हैं। तीसरा क्या है, जो डैम्स होते हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि वही है यार, हम मिट्टी कितने नीचे तक खोद रहे हैं, कितने नीचे तक मिट्टी खोदेंगे, तो डैम्स की वजह से जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी धरती की, उनमें तो डिसबैलेंस हो गई, ज़्यादा क्रश करेंगी। तो वही है ना कि वो जो डैम्स हैं क्या होंगे, उनको कोज करना ना उन्होंने अर्थक्वेक को, उनकी वजह से तो अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं। तीसरा और उससे अगला क्या है कि जो डैम्स हैं वो सिर्फ तब तक ही जी सकते हैं जब तक कि जो नदियां हैं वो उसको भर नहीं देती मिट्टी से, सिल्ट से, पत्थरों से, ठीक है। अब हमने भी पढ़ा है ये तो ज्योग्राफी में कि जब भी नदी आती है वो अपने साथ कुछ कुछ भाग के ले आती है, कहीं से मिट्टी, कहीं से पेड़, कहीं से कूड़ा कुछ, ठीक है, कहीं से बड़े बड़े पत्थर, और वही अब ये जा रही है यहाँ से ऐसे मोड़ मोड़ के जा रही है इस डैम के अंदर, और वो इस डैम के अंदर फॉल कर रही है, ठीक है, इस डैम में आ रही है। तो वो नदी उस डैम को सिर्फ तब तक ही तो पानी से रहेगी, यानी तब तक ही तो उस नदी में पानी रहेगा जब तक कि वो उसे फिल नहीं कर देती। अब मान लो 50 साल तक इसमें इस डैम में ये आधा भर गया मिट्टी से और आधा इसका पानी हो गया, तो सरकार के लिए भी तो खतरा हो गया ना कि भैया अब इस डैम का पानी बिल्कुल हमें बह रहा है। तो वैसे ही एक दिन ऐसा आया कुछ और सालों में कि ये डैम जो है, ये पूरा पानी जो है वो इसके ऊपर से ऐसे बह रहा है अब, ठीक है, जो डैम है इसके ऊपर से पानी फ़िलहाल ऐसे बह रहा है और यहाँ पे सारा सारा मिट्टी मिट्टी जमा हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं यार कि जो डैम्स हैं उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो टेम्पल्स हैं किसी भी जगह के, नॉट ओनली ऑफ मॉडर्न इंडिया बट फॉर एनीवेयर, ठीक है। लेकिन नेहरू जी ने स्पीच दी कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के, तो इसी वजह से जैसे जैसे उसके डिसएडवांटेजेस डैम्स के एडवांटेजेस के अलावा, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने उसके सिर्फ एडवांटेजेस देखे थे, उसके डिसएडवांटेजेस उन्होंने नहीं देखे थे। तो जैसे जैसे उन्होंने उसके डिसएडवांटेजेस देखे कि भाई डैम्स की वजह से ये डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं हमारे पास, तो उन्हें उसकी वजह से रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने ये बात क्यों कही कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के, हालांकि वो नहीं थे, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि जो एडवांटेजेस है डैम्स के वो उसके डिसएडवांटेजेस से बहुत ज़्यादा कम है, डिसएडवांटेजेस डैम्स के ज़्यादा हैं, उसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो नेहरू आगे क्या होता है, जैसे ही नेहरू जी ने स्पीच दी कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स है मॉडर्न इंडिया के, इस स्पीच को देते ही जो उसके फुट सोल्जर्स थे यानी उनके जो फॉलोअर्स थे, फुट सोल्जर्स ये रेफर्स टू दिस फॉलोअर्स, ऑलराइट, यानी जो उनके फॉलोअर्स थे, दे थ्रू देमसेल्व्स इनटू द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग डैम्स विद अननेचुरल फर्वर। फर्वर हेयर रेफर्स टू द एनर्जी और द विगर, मीन्स फर्वर होता है जोश, एनर्जी, ठीक है।
सॉर्ट ऑफ विगर, एक प्रकार का जोश, अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी। जैसे हम कोई भी चीज़ अभी मान लो, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम छोड़ो पढ़ा रही हो, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, तुम्हें सोच रहा है कि यार क्या है यार, क्या बोरिंग सा लेक्चर दे रही है ये मैम, है ना। तुम लोगों ने कोई वीडियो देखी है ऐसी, कोई मोटिवेशनल, तुम्हारे वीडियो देख रहे हो और वो वीडियो देखते देखते तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो दिख गई और उसने तुम्हें पढ़ा, उसने, तुम लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो उससे क्या हो जाता है, उस मोटिवेशन से तुम जोश से भर जाते हो कि नहीं यार अब तो हमें पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, तो फिर से ये वीडियो देख रहे होगे और फिर तुम्हारे अंदर एक अलग सी जोश होगी, अलग सी एनर्जी होगी। तो जैसे ही नेहरू जी ने ये स्पीच दी, ये जो डैम्स और टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया की, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आप को फेंक दिया, किस बिजनेस में फेंक दिया कि एक के बाद एक वो धड़ाधड़ डैम बनाते गए, यानी डैम बिल्डिंग के बिजनेस में उन्होंने खुद को लगा दिया और डैम्स जो है वो एक के बाद एक धड़ाधड़ बनते चले गए। अननेचुरल फर्वर, यानी एक प्राकृतिक, एक तो होता है प्राकृतिक जोश और एक होता है अप्राकृतिक जोश। यहाँ पे वो जोश अप्राकृतिक इसलिए है क्योंकि जिस स्पीड से उन्होंने सोचा था उस स्पीड से ये डैम्स नहीं बने, ठीक है। क्यों नहीं बने? क्योंकि देखो, जैसे ही नेहरू जी ने ये बोला कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स है मॉडर्न इंडिया के, अब हमें बारिश का वेट नहीं करना पड़ेगा, अब हमें पानी के लिए आकाश की तरफ जो है अपना मुंह उठाकर नहीं देखना पड़ेगा, यानी हम बारिश का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब जो हमारे पानी की समस्या है और जो इरिगेशन की समस्या है वो सारी अब हमारे डैम्स ही फुलफ़िल किया करेंगे। यानी उन्होंने ये तक कह दी कि अब उन्हें बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हालांकि चलो ठीक है भाई, 1 सीज़न 2 सीज़न डैम्स ने पानी का काम चला दिया तुम लोगों का, लेकिन अगर बारिश ही नहीं हुई तो 3rd सीज़न में तुम कहाँ से डैम चलाओगे, तुम कहाँ से उन लोगों को पानी दे दोगे भाई। तो ये चीज़ तब तक उन लोगों ने नहीं सोची थी। उन लोगों को ये था कि भाई डैम्स है तो पता नहीं क्या है, ऐसे कहते हैं ना कि नई नई चीज़ का शौक चढ़ा है, तो उस टाइम पे इन्हें भी डैम्स के एडवांटेजेस दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए इन्हें भी ये हुआ कि भाई नहीं जी डैम्स हैं, डैम्स तो पता नहीं क्या है, क्या करेंगे डैम्स तुम्हारे लिए। तो इतना उस डैम्स को चढ़ा दिया था और इस वजह से बिल्कुल अननेचुरल तरीके से एक के बाद एक धड़ाधड़ इतनी स्पीड से डैम बिल्डिंग का काम शुरू हुआ ना कि हद की स्पीड से, ठीक है। डैम बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विद नेशन बिल्डिंग, और यहाँ तक कहा जाने लगा यार कि जो डैम्स हैं, यानी अगर कोई नेशन बिल्ड करना चाह रहा है तो डैम बिल्डिंग भी उसके इक्वली इम्पोर्टेंट है। यानी डैम बिल्डिंग को नेशन बिल्डिंग की जितना इम्पोर्टेंस दे दिया था उस टाइम पे लोगों ने कि भाई पता नहीं क्या है ये डैम्स, तो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए तो ये डैम्स। इस तरह का उन लोगों के टाइम पे ये हो चुका था। बिल्कुल डैम का जो बिल्डिंग था ना वो अपनी पीक पे गए थे ना, बिल्कुल पीक की तरफ जा रही थी, बिल्कुल ये चीज़ थी। देयर एंथुसियाज्म अलोन शुड हैव बीन रीजन इनफ टू मेक वन सस्पिशियस, और उनका ये जो एंथुसियाज्म था, उनका ये जो जोश था वो अकेला ही काफ़ी था इस बात पे शक करने के लिए। वन सस्पिशियस अपने आप में ही एक कारण था, एक किसी को भी सस्पिशियस यानी किसी को भी ये शक करने के लिए, यानी सस्पिशियस होता है टू मेक वन थिंग डाउटफुल, यानी शक करने के लिए, ठीक है। ये क्यों शक करने के लिए, मतलब अपने आप में एक कारण था कि भाई ये उनका जो जोश था ना वो अपने आप में एक कारण था भाई कि कोई आकर उन पे शक करे कि चलो ठीक है डैम्स को माना इतना इम्पोर्टेंट, पर तुम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो भाई, तुम्हारा क्या है, क्या छुपा क्या हुआ है तुम्हारे इसमें बेनिफिट जो तुम इतनी धड़ाधड़ डैम्स बना रहे हो। ऑब्वियसली उनके यहाँ पर हिडन जो है हिडन बेनिफिट्स छुपे हुए थे उनके यहाँ पर। क्या बेनिफिट्स थे? उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल आ चुका था रिसोर्सेज पे, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि जो बंदा पैसे लगा रहा है डैम बिल्डिंग पे उसी को तो वो डैम देखना है ना। वो एक ही गवर्नमेंट सारी चीज़ों को संभाल रही है, लेकिन गवर्नमेंट भी तो उसे पे कर रही है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ सालों के बाद उसका ही तो कंट्रोल हो जाना है, राइट। और फिर वो अपने पानी को किस तरीके से दे, कैसे दे, लोगों का इरिगेशन सिस्टम जो था वो उन लोगों ने डिस्टर्ब करवा दिया था, ये सब कुछ। नॉट ओनली डिड दे बिल्ड न्यू डैम्स and new irrigation systems, they took control of small traditional systems that village communities had managed for thousands of years and allowed them to atrophy. अब मैंने बोला था ना कि
ये अपने आप में ही एक कारण था कि ये जो इतने स्पीड से डैम्स बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में ही एक कारण था। किस चीज़ का कारण था? शक का कारण था कि इतने डैम्स क्यों बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि उनके हिडन बेनिफिट्स है। और उनके हिडन बेनिफिट्स क्या क्या थे कि उन्होंने डैम्स ही नहीं बनाए थे, और कि उन्होंने डैम्स के साथ साथ जो है वो न्यू इरिगेशन सिस्टम्स ही नहीं बनाए थे, बल्कि उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था उन छोटे छोटे और ट्रेडिशनल सिस्टम्स का। ट्रेडिशनल होता है परंपरागत, उन स्मॉल और उन ट्रेडिशनल यानी परंपरागत सिस्टम्स का जो विलेज कम्युनिटीज़ यानी जो गांव के लोग उस टाइम पे यूज़ किया करते थे पिछले हज़ारों सालों से अपना जो है क्या कहते हैं उसको, इरिगेशन के लिए जो लोग यूज़ किया करते थे, ये सब कुछ एंड अलाउड देम टू एट्रॉफी, और उनको वीक बना दिया गया। दोबारा से देखो इसका मतलब ये है कि जो लोग डैम्स बिल्डिंग्स में जिन लोगों ने खुद को लगा रखा था, अपना पैसा जिन्होंने लगा रखा था, उन्होंने सिर्फ डैम्स और ये न्यू इरिगेशन सिस्टम्स ही नहीं बनाए, बल्कि उन लोगों ने कंट्रोल भी कर लिया था उन टेक्निक्स का, उन स्मॉल टेक्निक्स का, उन ट्रेडिशनल टेक्निक्स का जो विलेज कम्युनिटीज़ थी, जो विलेजर्स थे वो यूज़ करते आ रहे थे फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड मेक दैम एटॉर्फी। उन पे भी उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, जो विलेजर्स जिन टेक्निक्स को यूज़ करते आ रहे थे पिछले हज़ारों सालों से, और उन टेक्निक्स को वीक कर दे, उन्हें ये फोर्स करने लगे कि नहीं जी अब तो डैम्स बन चुके हैं, अब भी तुम इन पुरानी टेक्निक्स को क्यों यूज़ कर रहे हो, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। एनर्जी रेफर्स टू अपना पैसा भी और अपना वक्त भी यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हो। तुम लोग डैम्स को प्रेफर करो, डैम से तुम्हारे ये होगा, तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें इरीगेशन सिस्टम इतना मिल रहा है, तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम उतना पानी लो, उस पानी के हिसाब से तुम चार्ज करना, ये करना वो करना। तो उन लोगों को क्या करा, जस्ट उन लोगों के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, और उन लोगों को वीक बना दिया था, इतना मजबूर कर दिया था उन लोगों को कि वो उन लोगों को ये सब करना पड़े, यानी इन इरिगेशन सिस्टम्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। किसके नेम में? इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। क्या हम तुम लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम तुम लोगों को पिछड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुम्हें न्यू न्यू टेक्निक्स बता रहे हैं। विदेशों में ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग इतने इतने आगे, और तुम लोग अगर इन्हीं टेक्निक्स पे पड़े रहोगे, इन्हीं को पकड़े रहोगे, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ये सब कुछ कह के उन लोगों का ब्रेन वॉश करके जो है उनका कंट्रोल ले लिया था। टू कंपनसेट द लॉस द गवर्नमेंट बिल्ट मोर एंड मोर डैम्स, बिग वंस, लिटिल वंस, टॉल वंस, शॉर्ट वंस। और कंपनसेट करने के लिए लोगों यानी क्षति पूर्ति, यानी जो लॉस कर रही थी गवर्नमेंट, कौन सा लॉस? द लॉस ऑफ द आउटडेटेड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। टू कंपनसेट द लॉस द गवर्नमेंट बिल्ट मोर एंड मोर डैम्स। और इस किस लॉस को, जो लॉस हो चुका था आउटडेटेड सिस्टम का इरिगेशन के, द लॉस ऑफ द आउटडेटेड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी जो आउटडेटेड, और ये जो इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, इसको आउटडेटेड सिस्टम बोल देते कि भाई अब तो न्यू अपडेटेड सिस्टम आ चुका है, जैसे कि हमारे फ़ोन्स में अपडेट होते रहते हैं ना सिक्योरिटी सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो उसी तरीके से लोगों को बोल देता कि क्या तुम आउटडेटेड इरिगेशन सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हो, अब तो इतने ज़्यादा अपडेटेड, इतने ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स आ चुके हैं, तुम उन चीज़ों को फॉलो करो ना, तुम इसे क्या कर रहे हो, ठीक है। और इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, यानी इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाती गई, बिग डैम्स, लिटिल वंस, टॉल वंस, शॉर्ट वंस। और उन्होंने इतने डैम्स बना दिए, बड़े बड़े डैम्स भी, छोटे छोटे डैम्स भी, ठीक है, लंबे लंबे डैम्स भी, और जो है शॉर्ट बिल्कुल मतलब सही सही साइज़ के जो डैम्स होते हैं वो भी उन लोगों ने इतने बना दिए गवर्नमेंट ने कि हद से ज़्यादा, जस्ट टू कंट्रोल ओवर द people. The result of its exertions is that India now boasts of being the world's third largest dam builder. और इतने डैम्स बनाने की वजह से, इतने डैम्स बनाने के एक्सर्शन में, यानी इसके नतीजे में इंडिया क्या कह सकता है कि इंडिया बूस्ट ऑफ कर सकता है, यानी इंडिया बड़ाई कर सकता है, बूस्ट ऑफ यानी बड़ाई कर सकता है, डींगे हाँक सकता है अपनी, ठीक है। यानी जो इंडिया है अब इतने ज़्यादा डैम्स बनाने के एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एक्सर्शंस, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डैम बिल्डिंग्स, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज डैम्स बिल्डिंग्स, जो इंडिया है वो बूस्ट ऑफ कर सकता है दैट इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन, अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 3600 डैम्स जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं कि वो बिग डैम्स है। 3300 ऑफ देम बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस।
अब अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 3600 ऐसे डैम्स हैं जो कि बिग डैम्स की कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं, जो क्वालिफाई कर देते हैं उन सभी कंडीशंस को जो कि उन्हें बिग डैम्स बनाती हैं, जिनमें से जो 3300 डैम्स हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद ही बनाए गए हैं। सम 1000 डैम्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं फ़िलहाल भी, और येट जो 1/5 है हमारे पॉपुलेशन की, डेट इज़ 200 मिलियन does not have still safe drinking water, and 2/3 that is 600 million lack basic sanitation। अब ये देखो कि 1/5 ऑफ आर पॉपुलेशन एंड 2/3 ऑफ आर पॉपुलेशन, यानी जिस टाइम पे ये चैप्टर लिखा गया था डेट इज़ 1961, उस टाइम पे जब ये चैप्टर लिखा गया था, ये बुक जो है अरुंधति रॉय की लिखी गई थी, तो उस टाइम पे ये सोचो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा कम थी। आज कितनी पॉपुलेशन इंडिया की? 1.5 बिलियन पीपल। वैसे तो हम हिंदी में कहते हैं 135 करोड़ लोग, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंडियन पॉपुलेशन है अराउंड 1.5 बिलियन people, billion people, not million people, it's 1.5 billion people। और उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन देखो कितनी ज़्यादा कम थी, ठीक है। येट इतने ज़्यादा डैम्स, यानी अब हमारी जो कमीशन की रिपोर्ट है वो आगे बोलते हैं कि इतने ज़्यादा डैम्स बनाने के बावजूद भी जो हमारी 1/5 पॉपुलेशन है जो कि है 200 मिलियन पीपल की, उनके पास स्टिल सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। उन्हें एक एक बूंद, एक एक घड़ा पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, और वो गंदे पानी का भी इस्तेमाल किया करते हैं। और जो 2/3 है हमारे पॉपुलेशन की, डेट इज़ 600 मिलियन पीपल, उनके पास तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ही नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, and in the next part we will end this whole chapter। थोड़ा सा ही रह गया है, ये मैंने ज़्यादा बड़ा है पूरा चैप्टर मैं करवाने को तो करवा दी, लेकिन इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है वीडियो, तो फिर वो ये कि तुम लोगों को मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी देर का ही मज़ा रहता है चैप्टर करने का। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया हो तो थम्स अप ज़रूर देना वीडियो को, और इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी सब कुछ समझ में आए। और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।